आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद दोबारा फाल करने की तैयारी है। कराची पुलिस ऑफिस की सफाई का अमल जारी है। हमले के शवाहिद इकट्ठा करने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि केपीओ की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ऑफिस आज हमले के बाद दोबारा फाल करने की तैयारी कर ली गई है। कराची पुलिस ऑफिस की सफाई का अमल भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। इम्तियाज अली हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद दोबारा फाल करने की तैयारियां कर ली गई हैं। कराची पुलिस ऑफिस की सफाई का अमल भी जारी है। हमले के शवाहिद इकट्ठा करने का काम आज मुकम्मल किया जाएगा। तहकीकाती टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और शवाहिद इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। केपीओ की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। पुलिस की रेंजेस की जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद दोबारा फाल करने की तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस की सफाई का अमल भी जारी है। हमले के शवाहिद इकट्ठा करने का काम भी आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि केपीओ की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तहकीकाती टीमें वहां पर मौजूद हैं। आज भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज शवाहिद इकट्ठे करने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद मुकम्मल तौर पर कराची पुलिस ऑफिस जो है उसको फाल किया जाएगा। रूटीन के मुताबिक सब यहाँ काम करने के लिए पहुँचेंगे। फिलवक्त जो है पुलिस की और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वहाँ पर तैनात हैं। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल केपीओ ऑफिस पर हमले के बाद आज केपीओ ऑफिस को फाल करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। केपीओ के अंदर सफाई का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। केपीओ ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है। केपीओ ऑफिस के अतराफ में सिक्योरिटी का असर नो जो है वो जायज़ा लिया गया है। सिक्योरिटी के मज़ीद एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मरकज़ी दरवाजे पर 8 से ज़ायद जो हैं एहलकार उनको तैनात किया गया है। अकबी दरवाजे पर भी तकरीबन इतने ही एहलकार तैनात किए गए हैं। केपीओ ऑफिस की बिल्डिंग के बैक साइड पे भी एहलकारों को तैनात किया गया है। कुछ देर बाद एडिशनल आईजी कराची और दीगर जो अफसरान हैं पुलिस के वो एडिशनल आईजी ऑफिस में आएंगे और दोबारा जो है वो इस ऑफिस का जो है वो दौरा किया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी जो है असर नो उसकी तश्कील दी जाएगी और आज मुमकिन तौर पर आईजी सिंध जो है वो अपने ऑफिस में भी बैठेंगे। दीगर जो अफसरान हैं वो भी उनकी आमद भी मुतवक्का है। इस वक्त जो है अंदर जो है सफाई का अमल जारी है। शवाहिद जो है वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। कराची पुलिस ऑफिस हमले में तहकीकात का जो अमल है वो तेजी से जारी है। गुज़श्ता रात जो है 3 मशकूक अफराद को अफगान बस्ती के करीब से हिरासत में ले लिया गया है। जो इस हमले में गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसके मालिक और शोरूम के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ दावियों से इस हमले की तहकीक कर रहे हैं। कराची, केपी और बलूचिस्तान समेत दीगर इदारों में जो है दीगर जो इलाके हैं उनमें तहकीकाती इदारे जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब तक 10 से ज़ायद मशकूक जो अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। केपीओ की जो जियो फ्रांसिक है वो कर ली गई है। 10 से 12 नंबर ऐसे मशकूक हैं जो हमले के बाद जो है वो बंद हो गए थे। उनके ऊपर जो है सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है और उनसे जो लोग भी राब्ते में थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तहकीकात जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा रही है। जी अच्छा इम्तियाज़, ये भी बताएगा कि बाकी जो ऑफिस हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई गई है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है कि आज से ये मुकम्मल कर लिया जाएगा अमल जो शवाहिद इकट्ठा करने का काम इस वक्त जारी है। आज बिल्कुल शवाहिद तकरीबन इकट्ठा कर लिए गए हैं। इस वक्त केपीओ ऑफिस में सफाई का जो अमल है वो जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो दीगर जितने भी सरकारी तंसीबात हैं, गैर मुल्की हैं, इस वक्त जो है सिंध सेक्रेटरीट में भी जो है चीफ सेक्रेटरी जो है सोहेल राजपूत उनकी सदारत में इजलास हुआ है। उसमें एडिशनल आईजी, डीआईजी साउथ इरफान बलोच और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। एसएसपी सिक्योरिटी जो हफीज़ुर रहमान बुगटी हैं उन्होंने सिंध सेक्रेटरीट और अतराफ में जो सरकारी इमारतें हैं उनकी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है और वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की है। न सिर्फ सरकारी जो तंसीबात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम है उनकी सिक्योरिटी पे इंतहाई सख्त कर दी गई है। सीपीओ, केपीओ, उसके साथ डीआईजीज जो हैं वो उनकी ऑफिस में एहलकारों की जो तादाद है उसको बढ़ा दिया गया। उसके साथ साथ एसएसपीज़ की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है और अफसरान को सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत कर दी गई है। और साथ साथ ये भी अब हिदायत जारी कर दी गई है कि हर ऑफिस में एक ऐसा इमरजेंसी एग्जिट रखा जाए कि खुदा न खास्ता अगर किसी ऑफिस पर दहशतगर्दी का हमला होता है तो अफसरान और मुलाजमीन जो है उस दरवाजे से निकल पाए। इस हवाले से असर नो जो है दोबारा
दोबारा सिक्योरिटी तश्कील दी जाएगी। ताहम जितने भी सरकारी इदारों के ऑफिस हैं गैर मुल्की हैं, उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मजीद एहलकार जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जी अच्छा इम्तियाज़ अली, खबर ये भी आई थी कि जितने भी गैर मुल्की कंपनियां हैं उनके जो मुलाजिम हैं जो वहाँ काम करते हैं, कहा गया था कि वो अभी ना आए। कितने दिन की उनको छुट्टियां दी गई हैं या उनकी कंपनीज के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है? क्या इंतजाम किए गए हैं? आज बिल्कुल इस हवाले से सीएम सिंध ने वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए थे कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम है, बिलखसूस जो कराची में गैर मुल्की काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। उनकी सिक्योरिटी वैसे ही सख्त होती है, लेकिन ताहम सीएम सिंध के अहकाम के बाद और आजी सिंध के अहकाम के बाद उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। गैर मुल्की कंपनियाँ हों, गैर मुल्की है। इम्तियाज़ अली, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल सेशन के दौरान शुरका के सवाल पर आग बगोला हो गए। जवाब में बोले, मैंने कोई भी MW नहीं ली। लोग झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिसकी वजह से जेल जाना पड़ता है। अपनी वजारत में पेट्रोल भी खुद खरीदा था। झूठे इल्ज़ामात की वजह से 6 माह जेल में गुजारने भी पड़े। आप कौन सी बात कर रहे हैं? BMW की मैंने कौन सी BMW ले ली? आप भागते नहीं? अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? बट आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको नहीं मेरी बात सुन रहे हो, आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज। हाउ डेयर यू टॉक टू मी अबाउट दिस कि BMW मैंने ले ली? आप देखिए मेरी बात सुन। अरे बैठ जाए। 5 महीने जेल में गया हूं। मैं 5 महीने जेल में गया विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग। सो आई डोंट अप्रिशिएट people telling me कि I've done something wrong. मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना बैकग्राउंड लेता हूँ। So don't ever tell me this. ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आपको करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है। That's not funny. मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ कर सो रहे थे, तब मैं जेल में आता था। So you take it back. आप इसका नहीं कर सकते। और आज से ऑनलाइन मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन मरदमशुमारी का बाकायदा इफ्तिताह आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में होगा। इसके बाद बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर जाकर हर शहरी जो है वो खुद ही डिजिटल मरदमशुमारी का हिस्सा बन सकता है। आज से ऑनलाइन मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन मरदमशुमारी का बाकायदा इफ्तिताह आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में होगा। इसके बाद बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। ऑनलाइन मरदमशुमारी जो है उसके हवाले से तरबियत भी दी गई थी, साथीज़ा को तरबियत दी गई थी, टैबलेट्स फ्राहम किए गए थे जिनका ID पासवर्ड भी उन्हें दिया गया था। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली। जी देखिए, आज से मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का पहला मरहला यानी ऑनलाइन मरदमशुमारी शुरू हो रही है। इसके लिए बाकायदा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, लेकिन ये बाकायदा इसका अमल आज शाम 7 बजे के बाद शुरू होगा। वो क्योंकि आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का जो ऑनलाइन मरहला है उसका बाकायदा इफ्तिताह होगा। इसको यहाँ पर कराची में भी दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर मुनव्वर अली घांगड़ो से बात की है, तो उन्होंने बताया है कि कराची समेत मुल्क भर में ये सिलसिला आज शाम 7 बजे शुरू होगा और इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार वज़े किया गया है। अगर थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन को ये बता दूँ कि ख़ानदान का कोई भी सरबरा अपने पूरे ख़ानदान को इस ऑनलाइन मरदमशुमारी में रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन उसके अलावा जो यतीम खाने हैं, हॉस्टल हैं, होटल हैं, मदरसे हैं, दारुल अमान हैं, वो उनको इज्तिमाई घराना शुमार किया जाएगा और उनका जो सरबराह होगा वो इसको रजिस्टर करेगा। इसमें सबसे पहले इसका एक लिंक है self.pbs.gov.pk। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू होगा। आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर एक पूरा फॉर्म मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं। वो सवालात आप 1 बाय 1 उनको फिल करते जाएंगे। उनमें आपकी शनाख्त पूछी जाएगी, बच्चे पूछे जाएंगे, घर की तमाम तफसीलात मालूम की जाएंगी और फिर जब इसको आप इस पूरा एक फॉर्म जो होगा डिजिटल मरदमशुमारी का फॉर्म होगा, जब ऑनलाइन आप इस फॉर्म को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपको एक कोड दिया जाएगा।
और आपके मोबाइल पर, चूँकि आपसे मोबाइल नंबर लिया जाएगा, सवालनामा जमा करवाने के बाद मोबाइल पर भेजे गए एक UTN नंबर आपको मिलेगा। इस UTN नंबर को आपको अपने पास महफूज रखना है। उसी नंबर पे आपको तमाम तरह आपकी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। एक कोड मिलेगा आपको। उस कोड को अगर मरदमशुमारी का अमला जब आपके घर पर आएगा, क्योंकि 1 मार्च से जो घर घर जाने का सिलसिला है, वो अगर आप उस अमले को ये बताएंगे कि आपने तो जी अपनी मरदमशुमारी ऑनलाइन करवा दी है, तो वो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन आपसे वो UTN कोड ज़रूर मांगेंगे ताकि वो अपने टैबलेट पर उसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे कि हाँ आपकी मरदमशुमारी हो चुकी है। तो ये पूरा डिजिटल किस्म की मरदमशुमारी हो रही है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी है, लेकिन पहली डिजिटल मरदमशुमारी है और तारीख में पहली बार ऑनलाइन मरदमशुमारी हो रही है। इससे पहले भी कभी भी ऑनलाइन मरदमशुमारी नहीं हुई है। तो बहरहाल ये एक आसान तरीका है जिसमें ये 3 मार्च तक लोग खुद रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन मरदमशुमारी का जो घर घर जाने का सिलसिला है वो 1 मार्च से शुरू होना है और उसके भी इब्तदाई जो 3 दिन है, पहले 3 दिन खाना शुमारी होगी, घरों को शुमार किया जाएगा। एक टीम घरों को शुमार करेगी। फिर 3 मार्च के बाद दूसरी टीम आएगी, वो आपके अफराद का शुमार करेगा, यानी मरदम शुमारी करेगा। जितने भी आपको लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे। लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि शनाख्ती कार्ड का कोई शर्त इसमें लाजमी नहीं है, आपसे कोई शनाख्ती कार्ड नहीं पूछेगा। और इस मरदम शुमारी में जितने भी, अगर मैं शहर कराची की बात करूँ तो शहर कराची के 7 अजला में ये मरदम शुमारी 1 मार्च से शुरू होगी और घर घर जाएंगे। मुल्की रहते हैं, गैर मुल्की रहते हैं, किस कौमियत से ताल्लुक़ है, जिस भी शख्स को शहर कराची में 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजरा है उसको शुमार किया जाएगा। और 1 मार्च से कबल पैदा होने वाले बच्चों तक भी शुमार किया जाएगा। तो बहरहाल मुल्क में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का जो ऑनलाइन मरहला है वो आज शाम से शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन जामिया कराची में अब तक तदरीसी अमल फाल ना हो सका। असातिज़ा ने तलबा को एहतजाज में शामिल होने का दावत दी, लेकिन तालिबे इल्मों ने अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल हुए हुए 7 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तदरीसी अमल फाल न हो सका। अंजुमन असातिज़ा ने जनरल बॉडी का इजलास भी आज तलब कर लिया, जिसमें मुश्तरका फ़ैसले पर आज जो है एक अहम फ़ैसला होने जा रहा है। एक अहम इजलास अभी मुनक्किद होगा, उसमें अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। तदरीसी अमल मुअत्तल है, फ़ाल होगा कि नहीं होगा। नायब सदर गुफरान आलम साहब से मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज जनरल बॉडी का इजलास होने जा रहा है, क्या उसमें मुशावरत होने जा रही है? देखें, जनरल बॉडी का जो इजलास है हम अपने अब तक होने वाली तमाम पेशरफ असातिज़ा के सामने रखेंगे और फिर असातिज़ा जो है वो बाहमी मशवरे से फ़ैसला करेंगे कि आएगा क्या लाया अमल हमारा क्या होना चाहिए। तो जो भी पेशरफ हुई है, जिसमें एक जो है वो लेटर निकला है जिसमें ये बात की गई है कि सिलेक्शन बोर्ड जो है हर महीने के तीसरे हफ्ते में करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो मैस कम्युनिकेशन के टीचर्स के ऊपर जो केस वाला मामला था वो वापस विड्रॉ करने का वादा हमसे किया गया है। और इसी के साथ साथ जो हमारे जिस वक्ती असातिज़ा थे, जो नॉन परमानेंट टीचर्स थे, उन सब की पेमेंट जो है वो क्लियर की गई है। ये तमाम मामला हम अपने असातिज़ा के सामने रखेंगे और फिर हमारे असातिज़ा ये फ़ैसला करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हमें आगे का लाएमल क्या प्लान करना चाहिए। जनरल बॉडी के इजलास में आगे के लाएमल के हवाले से बताया जाएगा। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, जैसे कि सिलेक्शन बोर्ड के मुनक्किद होने की तारीख का ऐलान किया गया। इसके अलावा जो है कुछ ग्रांट्स भी जो हैं वो जारी की गई हैं। ताहम हतमी फ़ैसला जो है जनरल बॉडी के इजलास में होगा। इसके बाद जो है ऐलान किया जाएगा कि तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा कि नहीं रहेगा, फ़ाल होगा कि नहीं होगा। ये तमाम तर जो फ़ैसला है बाहमी उसके एक मुशावरत के साथ जो है किया जाएगा। तमाम तर जो असातिज़ा हैं एक जगह बैठेंगे, मुशावरत होगी, उसके बाद जो है अपने फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम इज़हार यकजहती के लिए तालिब इल्मों को भी दावत दी गई, लेकिन तालिब इल्मों की जानिब से अदम इत्मीनान के ज़ाहिर किया गया है। ताहम इसके अलावा PSF की जानिब से भी एक मुजाहिरा जिसमें वो जो है अपना अमली मुजाहिरा सामने रखेंगे। जी
कुछ बात करेंगे महंगाई की। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं छोड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कंपनियों ने अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। शैम्पू, खुश्क दूध समेत दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं बख्शा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कंपनियों ने अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसमें शैम्पू, खुश्क दूध और दीगर अशिया भी महंगी हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए थे आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स भी जो है वो महंगाई के ज़ेर असर आ चुके हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मैं आपको बताऊँगा कि जो खुश्क दूध है उसका 1 किलो का जो पैक है उसकी कीमतों में तकरीबन 100 रुपये तक का इजाफा हुआ है, और 1 किलो का पैक जो है वो खुश्क दूध का कंपनी का 1435 रुपये पर पहुँच गया है। इसी तरीके से अगर बात करें डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट भी जो है जो कि 1 किलो का है वो भी तकरीबन 60 रुपये इजाफे से 595 रुपये पर पहुँच गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें शैम्पू की, तो शैम्पू की बड़ी और छोटी बोतलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो शैम्पू की बड़ी बोतल है वो तकरीबन 20 रुपये इजाफे से 520 रुपये पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर पर हम लोग आते हैं, शहरी आते हैं सस्ती अशिया की ख़रीदारी के लिए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। अब क्या कहेंगे और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब आपको? कीमतें तो कम होने चाहिए। हम लोग तनख्वाह लेते 25,000, घर का किराया भी देते, तो इसमें क्या हो जो है ना हम लोग गुजारा करेंगे, मगर मजबूरी है। जो अभी जो सूरत हाल चल रहे, तो अभी हम लोग भी अपना वही हिसाब से चलेंगे। वो पहले तरह नहीं चलेंगे खुले हाथ से। अब हम लोग भी थोड़ा कुछ कर लेंगे कि थोड़ा वो हो जाए हम लोगों का फ़ायदे के लिए। हाँ, ये थे शहरी जिनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उन अशिया की कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल की वजह से शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर हुई है। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जब ये आते हैं तो जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, जिसमें घी है, आटा है, चीनी है, ये इनको जो है वो बाज़ औक़ात दस्तयाब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया की कीमतों की में इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए और तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की फराहमी को जो है वो बनाया जाए। जी, शहर में चाय की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। टी एसोसिएशन के चेयरमैन ज़िशान पराचा ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा कि रमज़ान तक पत्ती की कीमत 2,500 से 3,000 तक जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, एलसीज ना खुलने के बाइस टी एसोसिएशन की जानिब से इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि मार्केट में चाय मुकम्मल तौर पर नायाब हो जाएगी। अब चाय तो मौजूद है लेकिन कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं टी एसोसिएशन के चेयरमैन ज़िशान पराचा। सर, क्या कहेंगे, कीमतें तो बढ़ रही हैं, मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्किल है और इस वक्त कंटेनर रिलीज़ होना शुरू हुए हैं या अभी तक वही सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी चाय के हालात बहुत सख्त हैं, बहुत गंभीर हैं। जो इंपोर्ट्स हुई थी वो इंपोर्ट्स अभी 100% जो है पोर्ट से क्लियर नहीं हुई, चूँकि 50 से 70% कहते हैं कि क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से कंटेनर्स पोर्ट पर ही पड़े हैं। और उसके अलावा नई इंपोर्ट्स का कोई भी वो नहीं मिल रहा, क्या नाम है, कोई हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि नई इंपोर्ट्स हम करें नहीं करें, क्योंकि अभी भी हमें स्टेट बैंक ने या किसी बैंक ने क्लियर नहीं किया कि हम नई एलसीज खोलेंगे या नया कुछ करने की हमें इजाज़त नहीं मिली। तो हम तो आगे एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अभी होशरबा जो इजाफ़ा हुआ है तकरीबन 1200 से 1600-1700 रुपये किलो तक चीज़ पहुंच गई है। 1 किलो की पत्ती जो है, तो वो रमज़ान तक तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2500 और 3000 रुपीज़ पर किलो भी हो सकती है। तो आप, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप एक लाए अमल दें, चाय को एक एसेंशियल और फूड आइटम समझें और आगे चलकर, ताकि ये शॉर्ट रमज़ान में हम कम से कम भी 2500 to 3000 रुपीज़ पर किलो समझ रहे हैं चाय। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में चेयरमैन टी एसोसिएशन ज़िशान पराचा का ये कहना है कि सूरत हाल अभी भी वही बरकरार है। जो कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए थे अब तक एलसीज ना खुलने के बायस वो रिलीज़ नहीं हो सके हैं, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो रमज़ान मुबारक तक जो पत्ती है वो मार्केट में 2500 से 3000 की सतह पर पहुँच सकती है। जी, महकमा रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया है। कीमत 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। महकमा रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से गुज़श्ता महीने जो है वो ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब वो प्लेटफॉर्म जो कि अंदरून मुल्क जाने वालों के साथ आने वाले रिश्तेदार हैं
उनको भी इस चीज़ से आगाह कर दिया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में 10 रुपये से 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। पहले ये टिकट जो है वो 10 रुपये में फ़रोख्त होता था, अब ये टिकट जो है वो 20 रुपये में लेना होगा। और इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते महकमा रेलवे ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था और अब जो लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर अपने अहलो अयाल को छोड़ने के लिए आते हैं गाड़ी के लिए, वो टिकट 10 के बजाय 20 रुपये का ख़रीद रहे हैं। तो मुसलसल कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, चाहे वो किरायों की मद में हो। अलबत्ता फ्रेट ट्रेनों की किरायों में जो है वो इजाफा नहीं किया गया है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले जिस कीमत पे जो है वो ले जाया जा रहा था। लेकिन जो ट्रेनें हैं उनके किरायों में भी तकरीबन 200 से 250 रुपये का इजाफा हुआ था और वो जो किराया पहले 2,950 रुपये था बढ़कर तकरीबन 3,200 रुपये जो है वो हो गया है। तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म की कीमत पे भी इजाफा देखने में आ रहा है, जिसे डेफिनेटली आवाम की जेब पर जो है वो बड़ा बोझ करार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से रिश्तेदार जो आते थे तवील अरसे से वो सिर्फ एक 10 रुपये का टिकट खरीदते थे। अब ये रिवायत भी तोड़ दी गई है और ये टिकट बढ़कर 20 रुपये का है। जी आगे बढ़ते हैं। एफपीसीसीआई ने गैस और इजाफी टैक्स आयद करने पर सवालात उठा दिए हैं। नायब सदर शबीर मंशा ने कहा है कि इंडस्ट्री की गैस 34% महंगी होने से मकामी तौर पर तैयार होने वाली अशिया की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। हुकूमत ने जो गैस की कीमतों में जो है 30 से 40% मुख्तलिफ सेक्टर पर इजाफा कर दिया, उसके असरात होंगे। जो मुख्तलिफ शोबे जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये जानते हैं इसके क्या असरात होंगे और क्या मजीद करना चाहिए। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा में ऐसा मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं हुकूमत के इस फैसले को? जी, ये गैस की प्राइसेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी सारी बढ़ेगी और जो डोमेस्टिक गैस थी उसके अंदर जो शॉर्टफॉल आएगा, पहले ही ऑलरेडी प्रेशर की कमी होती है और जो इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग का प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से महंगाई आएगी और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और ये जो सारी तमाम अशिया की जो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी वो अमून नास पे जाएगा और इसका इन्फ्लेशनरी जो है सारा इम्पैक्ट आएगा। और हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो कि ब्रॉड बेस्ड होता है वो एक्चुअली जो है ना आवाम पे आता है और ये बोझ जो है ना आवाम को उठाना पड़ेगा। शबीर साहब क्या कहेंगे, अगर IMF कह रहा है कि टैक्स बेस बढ़ाओ तो टैक्स बेस की बात है, मौजूदा टैक्स दहनगान पे ही टैक्स लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 170 अरब के भी जो मज़ीद टैक्सेस जिसकी आवाज़ हम बाशगा सुन रहे हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं वो उन्हीं लोगों के ऊपर लग रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं। हम ये इसमें ये समझ सकते हैं कि ये IMF की ज़रूरियात और हालात के हिसाब से ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, लेकिन हमारे सहन के मुताबिक इसको इस तरीके से लेके चलनी चाहिए कि टैक्स का बेस ब्रॉड करना चाहिए था। जो इनिशिएटिव छोटे ताजरों छोटी दुकानों के ऊपर लिया गया था उसमें कुछ ना कुछ सारे पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना है। इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि टैक्स पेयर्स नहीं हैं उनको भी उस टैक्स के नेट में लाने की ज़रूरत है और इदारों को भी ये एतमाद देने की ज़रूरत है कि टैक्स पेयर्स के साथ उनका रिलेशन इस तरीके से हो कि जिसके अंदर जो है ना कि उनको कोई हरासमेंट या कोई परेशानी फेस करने को ना मिले। लेकिन रिवायत जो रही है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ डाला जाता है। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कहा है कि गैस की कीमत जो बढ़ी है उससे बनने वाली प्रोडक्ट या अशिया जो इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन साथ ही कहा है कि अहम इकदाम ये हैं कि मौजूदा टैक्स दहनगान पर मजीद बोझ डालने के बजाय नए टैक्स दहनगान को टैक्स नेट में लाया जाए ताकि टैक्स बेस बढ़े और भी बढ़े। जी, केमाड़ी के इलाके अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली अमवात से 18 अफराद की हलाकत का मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने DIG साउथ इरफान बलोच, एडवोकेट जनरल हसन अकबर और दीगर हुकाम पेश। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि जब मौत की वजह ही मालूम नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे होगी। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में केमाड़ी के इलाके अली अहमद गोट में मुबैना जहरीली अमवात से जो हलाकत हुई हैं उस ये मामला आज जेर समाअत आया, जहां पर DIG साउथ इरफान बलोच, एडवोकेट जनरल और दीगर हुकाम पेश हुए। पुलिस रिपोर्ट भी जो है वो अदालत में पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि हलाकतों के 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वाले आकर कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देते, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल साहब बताएं जब मौत की वजह ही मालूम नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे होगी, आप बताएं कि क्या तरीक़ेकार है इंक्वायरी का और उसके नतायज क्या निकलेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी इस्तफसार किया कि अगर ड्यूटी अफसर अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे तो उसे दोबारा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अगर 2020 के वाक़े के मुल्ज़मान का तयन हो जाता तो आज ऐसा नहीं होता।
लिहाजा अदालत ने जो है बरहमी का इजहार भी किया है और रिमार्क भी है कि एक तफ्तीशी शख्स रिटायर होकर चला गया जबकि दूसरा कहीं और चला गया है। अदालत ने इंक्वायरी का तरीक़ेकार और पुलिस रूल जो है वो तलब कर लिए, जबकि एडिशनल IG लीगल और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिए है। अदालत ने इस्तफसार किया कि लिख कर दें कि कोई पुलिस अफसर जिम्मेदारी अदा न करे तो क्या नतायज जो है वो होने चाहिए। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मजीद समाअत है वो 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अच्छा मुमताज, ये भी अपडेट आई है नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। साबिक SSP मलीर राव अनवार और दीगर कोई बरेत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, नकीबुल्लाह कत्ल केस में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया था जिसमें साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़मान को बरी किया था, वो बरियत का मामला जो है सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अपील दायर की गई है, जिसमें जो नकीबुल्लाह के भाई हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला जो है वो कालअदम करार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने साबिक SSP मलीर समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। जी बहुत शुक्रिया मुमताज जमानी। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली गाड़ियों का लेट रहना मामूल बन गया है। आज भी कुछ गाड़ियां ताख़ीर से कराची पहुंचेंगी। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी गाड़ियां ताख़ीर से आ रही हैं? बिल्कुल, ये रोजाना का भी तकरीबन मामूल है कि महकमा रेलवे के तहत जो चलने वाली मुताबिक गाड़ियां हैं वो घंटे ताख़ीर से कराची पहुंच रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने में आया है। कराकरम एक्सप्रेस की बात करें तो तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से जो है वो कराची पहुंच रही है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी कुछ इसी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो पहुंची। जाम की अगर बात करें तो 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है और इसी तरह जो है वो दीगर गाड़ियां भी ताख़ीर से ही पहुंच रही है। कराची एक्सप्रेस तकरीबन 1.25 घंटे की ताख़ीर से आई है। मिलत एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से पहुंच रही है। 5 बिजली एक्सप्रेस की बात करें तो 1 घंटा 32 मिनट की ताख़ीर से जो है वो कराची पहुंच रही है। जी बहुत शुक्रिया आदिया।